योगः कर्मसु कौशलम्। So very warm welcome to dear all participants in the refresher course in social science. And till date we have attended more lectures which are very much informative and knowledgeable sessions, and which are very much fruitful and useful to the participants. And in this panel we have today's our resource person Dr. Harpal Singh Rana sir with us, and he's a very knowledgeable person. Dr. Harpal Singh Rana sir is the associate professor in history department in Gujarat University. He is as a professor since last 23 years, so it is a very vast experience he has. And he is associated with Gujarat University since 2018. And he is writing 5 books till time, and he is translated 5 books also. And I want to share that he has 70 writers with domestic and Rashtriya Samayik kind of papers, and he's completed UGC minor research project completed. And I want to add in that he's doing 2 books in a postgraduate course. So he has a very vast experience, and we can get more knowledge and more useful content with this lecture with Dr. Harpal Singh Rana sir. Over to you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू राजेंद्र भाई। तो मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो बात करने वाले हैं कि सबाल्टर्न स्टडीज, डेफिनेशन एंड डिस्कोर्स। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो भारतीय इतिहास लेखन में, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में अलग अलग विचारधाराओं से, अलग अलग शाखाओं से इतिहास का लेखन आज भी हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है, मार्क्सवादी इतिहास लेखन है, स्कूल ऑफ एनार्स है कि इन्होंने भी सोशल हिस्ट्री पे ज़्यादा वेटेज रखा, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में लिखा जाता है, इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में लिखा जाता है। तो अलग अलग शाखाओं में भारत में भी इतिहास लेखन इन कोर्स ऑफ टाइम द हिस्टोरियोग्राफी इज इवॉल्व्ड इन इंडिया। हम आधुनिक भारत की जो बात करें तो हमें नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, मार्क्सवादी इतिहास लेखन हमें प्राप्त होता है। और उसमें भी एक विचारधारा के साथ इतिहास का लेखन किया हुआ है। हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ, द फ्रीडम स्ट्रगल, द इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, तो उसमें हमें 2 प्रसिद्ध लेखकों का नाम मिलता है, हिस्टोरियन के नाम मिलते हैं। एक है आर.सी. मजूमदार और दूसरे है डॉक्टर ताराचंद। तो दोनों ने ये राष्ट्रवादी अभिगम से इतिहास का लेखन किया है। तो 1952 में आप देखोगे तो भारत सरकार ने भारतीय स्वातंत्र आंदोलन का इतिहास लेखन का दायित्व जो है वो डॉक्टर मजूमदार को सौंपा था। पर कुछ कारणों से उनको इस पद से, यानी कि जो उनको वहाँ पे नियुक्त किया गया था, तो उनको हटाया गया, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर बंगाल पे ही ज़्यादा वेटेज रखा था कि ये फ्रीडम स्ट्रगल जो है तो उसमें ज़्यादा बंगाल की विशेष भूमिका जो रही है, तो उनको निदेशक से पद से हटाया गया। और उसके बाद आप देखोगे तो 1955 में डॉक्टर ताराचंद जो है उनकी नियुक्ति की गई। और फिर ताराचंद के द्वारा आप कई, यानी कि ग्रंथों का जो एडिशन जो हुआ, प्रकाशन जो हुआ, तो जो भारत सरकार ने उसको प्रकाशित किया था। तो एक राष्ट्रवादी विचारधारा से भारत में इतिहास लेखन हुआ। जो हम 20वीं सदी की बात करें तो उसमें उन्होंने
एक बात खास तौर पे ध्यान देने योग्य है कि ताराचंद ने 1857 की जो घटना जो है उसके बारे में कहा। ताराचंद कहते हैं कि राष्ट्रीय विप्लव कहते हैं उसको, नेशनल, वी कैन से इट वाज अ म्यूटिनी। वो कहते हैं, ताराचंद कहते हैं कि 1857 की जो घटना है वो राष्ट्रीय विप्लव है, ऐसे उन्होंने संज्ञा दी थी। और जबकि जो आर.सी. मजूमदार जो थे, जो पहले जो ये निदेशक के पद पे रखे हुए थे, तो उन्होंने भी ये कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य को प्रथम महान चुनौती के रूप में ये 1857 की घटना हुई थी। तो हम देखते हैं कि जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन जो हुआ कि जिसमें ज्यादातर राष्ट्रीय भावनाओं को लेकर ही इतिहास का आलेखन जो है वो किया गया, और उसमें जन भावनाओं जो थी वो जन भावनाओं को नकारा गया था। तो ये हमें एक पहलू देखने को मिलता है। तो वी कैन से कि तब एक कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियन और दूसरे है कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, संस्थानवादी इतिहासकार जो है, और दूसरे जो है वो है राष्ट्रवादी इतिहासकार है। तो दोनों में आपको ज्यादा जो तफावत है, ज्यादा अंतर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये विचारधाराओं में हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन, वी कैन गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एंड द पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास जो है उसके बारे में ज्यादा वेटेज हमें ये विचारधारा में देखने को मिलता है। और उसमें मासिस के बारे में नहीं लिखा गया है। ज्यादातर जो लिखा गया है वो एलिट वर्गों के बारे में लिखा गया है, और किस तरह से एलिट वर्गों ने अंग्रेजों के सामने एक पॉलिटिकल वॉरफेयर चलाया, और उसमें मासिस का कैसे उसमें इस्तेमाल किया गया उसके बारे में भी हमें उसमें थोड़ी जानकारी जो है वो मिलती है। ठीक है। और दूसरा जो अप्रोच जो है वो मार्क्सवादी के, जिसमें आर्थिक परिस्थितियां जो है वो मजबूती की तौर से उभर कर सामने आती है। तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन के वर्ग संघर्ष की अवधारणा उसमें हमें देखने को मिलती है, जिसमें हम कैपिटलिस्ट क्लास और दूसरा जो क्लास है श्रमिक वर्ग, लिबरल क्लास के बारे में हम जानते हैं। तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन भी भारत में यानी कि समृद्ध रहा है, और इसमें हमें विपिन चंद्र का नाम भी महत्वपूर्ण मिलता है। ठीक है ना, विपिन चंद्र जो हम कह सकते हैं कि ही वाज द डिसाइपल ऑफ द कार्ल मार्क्स। तो वो स्वीकार हम कर सकते हैं कि उन्होंने भी यही विचारधारा को लेके इतिहास का लेखन किया है। फिर आप देखोगे तो रजनी पामदत्त है, तो उन्होंने आज का भारत लिखा है, और उसमें भी उन्होंने राष्ट्रवाद के विभिन्न पहलुओं जो है उनका खुलकर उन्होंने वर्णन किया है। और उन्होंने भी आर.सी. मजूमदार की तरह ही भारत का जो शोषण जो हुआ, तो शोषण के पहलुओं को उन्होंने उजागर किया है। तो रजनी पामदत्त में भी हमें मार्क्सवादी अभिगम देखने को मिलता है। रजनी पामदत्त जो है उन्होंने भारत में स्वाधीनता की स्थापना का एकमात्र विकल्प सैन्य विद्रोह है, ऐसे भी उन्होंने बात रखी थी कि भारत में स्वाधीनता की स्थापना का एकमात्र विकल्प जो है वो सैन्य विद्रोह है, जिसके माध्यम से उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति पर न केवल अंकुश लगाया जा सकता है, अपितु तो उसे सदैव के लिए कुचला जा सकता है। और उन्होंने गढ़वाल में हुए जो सैनिक विद्रोह जो है उसकी काफी प्रशंसा की थी। तो इस तरह का लेखन हमें मार्क्सवादी इतिहास लेखन में भी हमें मिलता है। फिर बिपिन चंद्र का भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास, फिर डॉक्टर ए.आर. देसाई का भारतीय राष्ट्रवाद का सामाजिक पृष्ठाधार, फिर सुमित सरकार का भी जो है भारत का इतिहास, तो उसमें भी ये दृष्टिकोण से इतिहास का जो लेखन जो है वो लेखन हमें प्राप्त होता है। तो भारत में ये अलग अलग विचारधाराओं को लेकर इतिहास का लेखन जो है वो हुआ हमें देखने को मिलता है। अभी हम आज जो बात करने वाले हैं, क्योंकि हमें पहले जो सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी जो है
उसके बारे में जानने से पहले हमें वो भी प्रचलित कौन कौन सी विचारधाराएं जो है, कौन कौन सी शाखाएं जो प्रचलन में जो है, उसके बारे में भी जानना हमें आवश्यक था। इसलिए ये थोड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो जो आप लोग सब जानते हो, आप विद्वान लोग हो, तो ये राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के बारे में जानते हो, मार्क्सवादी इतिहास लेखन के बारे में जानते हो, स्कूल ऑफ एनाल्स के बारे में जानते हो, ठीक है ना। तो हम आज थोड़ी बात करेंगे सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी पे। तो ये सबाल्टर्न एक्चुअली क्या है? तो ये शब्द जो है, सबाल्टर्न जो शब्द जो है, वो शब्द हमें एंटोनियो ग्राम्सी ने दिया था। एंटोनियो ग्राम्सी की 1891 अप टू 1937, 1937 तक उनका काल रहा था। तो ये शब्द का जो प्रयोग जो है वो एंटोनियो ग्राम्सी ने किया था, सबाल्टर्न शब्द का प्रयोग। और ये सबाल्टर्न शब्द जो है वो एक निचली पायदान पे जो अधिकारी वर्ग जो होता है, एक ऊपरी अधिकारी जो होता है, और ऊपरी अधिकारी के निचले पायदान पे रहने वाला जो अधिकारी होता है, सब लेफ्टिनेंट होता है, सबाल्टर्न होता है, उसके लिए एक प्रयोग में आया था। तो उसकी जो डेफिनेशन हम देखें तो इट रिफर्स टू एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ इंफीरियर रैंक एंड स्टेशन, whether because of race, class, gender, sexual orientation, ethnicity और religion। तो ये सब पहलू में जो सबाल्टर्न जो है निचले पायदान पे जो है, वो रेस के हिसाब से है, रैंक के हिसाब से है, उसकी स्थिति के हिसाब से है, उसके दर्जा के हिसाब से है, अपने जाति के हिसाब से है, अपने लिंग के हिसाब से है, ठीक है ना, और कम्युनिटी के हिसाब से भी जो है, और धर्म के हिसाब से भी जो है निचले पायदान पे उनका ये अर्थ जो है, मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि सबाल्टर्न शब्द का अर्थ जो है वो निपटता है। और दूसरी हम व्याख्या करें तो सबाल्टर्न का जो अर्थ है कि द हिस्ट्री ऑफ द मासेस, हिस्ट्री ऑफ द मासेस, द हिस्ट्री ऑफ द पीपल, those were neglected in the history, जिनको उपेक्षित किया गया हो, जिनके बारे में कुछ लिखा नहीं गया हो, जिनकी कोई बात नहीं हुई हो, ऐसे लोगों का इतिहास जो है वो ये सर्वहारा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हमें देखने को मिलता है, जिसे हमें उपेक्षितों का इतिहास, सर्वहारा इतिहास के नाम से भी जानते हैं। और हम उसको वंचित धारा का इतिहास भी कहते हैं, वंचितों का इतिहास, शोषितों का इतिहास। क्योंकि आप देखोगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो अगर हम बात करते हैं तो भारत में भी दो तरह के जो क्लास हमें देखने को मिलते हैं। एक ऐसा क्लास है कि जिसके पास पावर है, ठीक है ना, सब कुछ है, उसके पास सब कुछ है, पावर है। और दूसरा ऐसा जो वर्ग है जो वो पावरलेस है, ठीक है, पावरलेस है। तो ये यानी कि अहम बात जो भारत के इतिहास में रही है कि एक जो वर्ग जो है संपन्न वर्ग है, एलिट वर्ग जो है, ठीक है, तो जिसके पास सब कुछ है, और दूसरा ऐसा जो वर्ग है कि जिसके पास कुछ नहीं है। वो अपने बलबूते से उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है वो अपने प्रयासों से हासिल किया है। तो ये जो वर्ग जो रहा है, जो वंचित तबकों का जो वर्ग रहा है, कि जिसमें हम आज के शेड्यूल कास्ट को मान सकते हैं, ओबीसी समाज को मानते हैं, शेड्यूल ट्राइब को मानते हैं, विमेन को मानते हैं, ट्रांसजेंडर को मानते हैं, पीजेंट्स को मानते हैं, फिर लेबरर्स को मानते हैं, आर्टिजन क्लास को मानते हैं, विकलांगों को मानते हैं, माइनॉरिटी को मानते हैं। तो आप देखोगे कि ये भारत का यानी कि प्रत्येक ऐसा जो तबका जो है कि जो अधिकार विहीन है, कि जिसकी बात जो है हिस्ट्री में नहीं की गई है, उसका इतिहास। सबाल्टर्न की हम जो मोटे तौर पे व्याख्या करें तो ये है कि ऐसा जो उपेक्षित वर्ग जो रहा है सदियों से, कि जिसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया हो, उसके बारे में जानना, पढ़ना और लिखना, उनके अनुभव क्या रहे हैं, उनका भी अपना एक इतिहास रहा है, उनकी भी एक अलग अपनी दुनिया है, दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, लेकिन वो दुनिया को ये उजागर नहीं किया गया है।
तो मुख्यधारा का जो इतिहास रहा है, जिसे हम मेन स्ट्रीम हिस्ट्री बोलते हैं, तो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में भी हमें ये जो वंचित जो तबके जो है, जो शोषित तबके जो है समाज के, उसके बारे में हमें ज्यादा लिखा हुआ या उसके बारे में संशोधन किया हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। वो हम कह सकते हैं कि 1980 के दशक के बाद, ठीक है ना, 1980 के बाद आप देखते हैं कि सबाल्टर्न स्टडीज जो है वो यानी कि उभर कर सामने आता है, और इसमें SSG जो हम उसको शॉर्ट फॉर्म है सबाल्टर्न स्टडीज ग्रुप, सबाल्टर्न स्टडीज ग्रुप जो है, जो साउथ एशियन विद्वानों का एक ग्रुप था, और उन्होंने ये साउथ एशिया और जो विकासशील जो राष्ट्र जो है उनका स्टडी किया, और उनमें जो वंचित जो तबके जो थे, जो शोषित जो तबके थे समाज के, उनके बारे में लिखा, और कहा कि उनका भी अपना निजी इतिहास है, उनका भी अपना निजी पॉलिटिक्स है, उनकी भी अपनी एक सोशल नॉर्म्स है, अपनी ट्रेडिशन है, तो सबके बारे में हमें जानना है और वो नजरिए से जानना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आज जितना भी भारत में जो इतिहास लेखन जो हुआ है, मेन स्ट्रीम स्टूडेंट जो रहा है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि इतिहास का जो लेखन जो होता है, वो इतिहास लेखन में भी इतिहास का निर्माण कौन करता है, ठीक है ना, इतिहास का निर्माण कौन करता है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जो बात को हम उसका जो हम एनालिसिस जो करते हैं कि ये सबाल्टर्न हिस्ट्री जो है, जो 1980 के बाद 1980 के बाद जो हमारे सामने उभर कर आती है, डेविड हार्डीमैन है, ठीक है ना, डेविड हार्डीमैन है, उसके बाद रंजीत गुहा है, कि पार्था चैटर्जी है, ठीक है, ऐसे कई सारे ऐसे नाम जो है, उनका जो एक जो पूरा जो ग्रुप जो था विद्वानों का, वो एक इतिहासकारों के मंडल ने ये वंचित तबकों के बारे में, उनके बारे में लिखना शुरू किया, ठीक है। लेकिन उसके पहले भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री या इतिहास के अध्यापक के तौर पे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में कोई न कोई काल में, प्राचीन से लेकर अर्वाचीन तक, सबाल्टर्न जो वंचित जो तबके हैं उसके बारे में बात की गई है, और उस पर हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। हम एक ईयर मार्क कर देते हैं कि 1980 के बाद जो है वो एक साइंटिफिक वे से इतिहास लेखन जो हुआ, और उसमें आर्टिजन क्लास है या लेबरर क्लास है या दलित है या शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी समाज है, उसके बारे में लिखा गया। लेकिन आप देखोगे तो उसके पहले भी उनके बारे में लिखा गया है, उनके बारे में बात की गई है, उनके बारे में नैरेटिव्स हमारे पास जो है वो बताते हैं कि पहले भी यानी कि उनके बारे में बात की गई है। समाज के अलग अलग जो चिंतक जो ये समाज में, वो चिंतकों ने भी ये जो वंचित जो तबके जो है उनके बारे में अपनी बात जो है वो रखी है, और उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, और समाज में समता, बंधुता और न्याय के लिए इतिहास के गर्भ में ऐसे कई सारे ऐसे विद्वान जो हुए, चिंतक हुए, फिलोसोफर जो हुए, सुधारक हुए, तो उन्होंने बात रखी है। तो हम जब सबाल्टर्न स्टडीज की जो बात करते हैं, वंचित धारा का इतिहास के बारे में हम जब बात करते हैं, तब हमें महाकारुणिक बुद्ध से ये बात को समझना चाहिए। महाकारुणिक बुद्ध जो हम कहते हैं कि भारत में ईसा पूर्व 6ठी सदी में, ठीक है, तो आज से हम मान ले कि 2600 साल पहले ऐसा एक महामानव का जन्म जो भारत में हुआ था, और उन्होंने एक धम्म की स्थापना की थी जो प्रेम, मैत्री और करुणा था, और तब भी ये सामाजिक विषमता तब भी भारोभार थी। हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध के समय और महावीर जैन के समय में भी सामाजिक विषमता, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो था वो भी समाज में प्रचलित था। तो बुद्ध और महावीर रिवोल्टेड अगेंस्ट सच सुप्रीमेसी ऑफ द डोमिनेंट क्लास, तो उन्होंने उनके सामने समता, बंधुता, न्याय और पीस के लिए काम किया था। तो तब भी उन्होंने अपनी विचारधारा से लोगों को माहितगार किया और लोगों को बताया
कि सही रास्ता यही है जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के प्यार करना सिखाए, और दूसरे मनुष्य का शोषण करना वो अन्यायी बात है। तो ये गौतम बुद्ध की जो क्रांति जो थी, महात्मा बुद्ध की जो सामाजिक जो क्रांति थी, तो वह क्रांति में आप देखते हैं कि ऐसे जो निचले वर्ग के जो तबके जो है उनको धम्म में स्थान दिया गया और कहा गया कि आप भी मनुष्य हो और आप भी धम्म का अनुसरण कर सकते हो, अच्छा और श्रेष्ठ जीवन जो हो वो जी सकते हो। तो कई सारे ऐसे शूद्र और अछूत समाज के जो लोग थे, हजारों जो लोग जो थे, तो धम्म में प्रविष्ट हुए। तो क्या हम ये सबाल्टर्न इतिहास की जो परंपरा जो रही है वो भारत में सदियों से रही है। आप मध्यकालीन युग में भी आप देखते हैं तो रविदास जी है कि कबीर जी है, दादू दयाल जी है कि गुरु नानक जी है, तो उन्होंने भी समाज में जो वंचित जो तबके थे उनकी आवाज जो है वो उठाई थी। और रविदास जी की भी एक काफी यानी कि नामी जो पंक्तियां जो है वो कहते हैं कि ब्राह्मण मत पूजियो जो होए गुणहीन, पाव पूजे चांडाल के जो होए गुण प्रवीण। तो उसमें क्या बात है? तो उसमें भी ये बात करते हैं कि कोई भी यानी कि इंसान जो है कोई जाति में पैदा होता है तो उसी की वजह से वो यानी कि महान नहीं बन सकता या विद्वान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य तो मनुष्य ही है, लेकिन ये जातियों का निर्माण, वर्ण व्यवस्थाओं का निर्माण जो है वो मनुष्य समाज ने किया है। तो कबीर जी की वाणी में भी हमें ये सामाजिक समता, बंधुता, न्याय की बात देखने को मिलती है। और कबीर जी भी कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो ये बात हमें मध्यकालीन युग में भी हमें मिलती है। तो वी कैन से इट वॉज अ रेनेसा। हम भक्ति युग कहकर एक संकुचित दायरे में वो एक सामाजिक सर्वहारा क्रांति जो थी तब भी यानी कि वंचित तबकों के लिए, शोषित तबकों के लिए और समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था उसके सामने तत्कालीन समाज के जो चिंतक जो थे उन्होंने भी आवाज उठाई थी। तो आई कैन से इट वॉज अ एनलाइटनमेंट और इट वॉज अ रेनेसा मूवमेंट। जिस तरह से प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध और महावीर जिनके समय में भी एक प्रकार की सामाजिक क्रांति की जो विगल जो उन्होंने चालू किया था, वैसे ही मध्यकालीन युग में भी हमें एनलाइटनमेंट देखने को मिलता है, प्रबुद्धता देखने को मिलता है। और वैचारिक दृष्टि से आप देखोगे तो ऐसे पहलुओं पे भार दिया गया, एम्फेसिस किया गया कि जिससे मनुष्य की अहमियत को समझा जाए। उसकी जाति और वर्ण को अहमियत देना बिल्कुल ही एक ठीक बात नहीं है। ऐसे ये जो मध्यकालीन युग के जो चिंतक जो थे उन्होंने बात रखी थी। तो ये सर्वहारा जो इतिहास है, वंचित धारा का जो इतिहास का की जो शुरुआत है वो इन कोर्स ऑफ टाइम हमें भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हमें देखने को मिलती है। लेकिन हमें जरूरत है उस नजरिए से इतिहास को परखने की। हम अक्सर ये बात करते हैं कि चलो ये बात तो बाहर के आने वाले लोगों ने ये बात यहाँ पे रखी। कई ऐसे इतिहासकार जो कहते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद की जो निपज जो हुई वो तो कंप्लीटली ये जो कॉलोनियलिज्म का जो शासन जो था, इंपीरियलिज्म जो था, अंग्रेजी युग का जो शासन था उसकी देन थी। तो कई सारी ऐसे जो पहलू है कि जिसमें हम कहते हैं कि बाहर से ही ये सब मूवमेंट हुई, बाहर से ये सब कुछ हुआ। लेकिन हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखने की जरूरत होती है कि भारत में भी ऐसे सामाजिक क्रांतिकारी हुए हैं, ऐसे चिंतक हुए हैं कि जिन्होंने ऐसे जो यानी कि डाउन ट्रोडन जो क्लास जो है, डिप्रेस्ड कम्युनिटी जो है, उनके बारे में उन्होंने बात अपने अपने युग में, अपने अपने समय में मुखर होकर कही है। वो तब भी यानी कि राज्य का इतना ही अंकुश था, तब भी राज्य का इतना ही डोमिनेंट यानी कि प्रभाव था, प्रभुत्व था। फिर भी ऐसे समाज के जो उद्दीपक जो होते हैं, जो टॉर्च बेरर जो होते हैं, वो समय समय पर समाज को जागरूक करने का काम जो है वो करते हैं। फिर हम देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी में आप देखोगे तो हमें ज्योतिबा फुले हैं कि सावित्रीबाई फुले हैं, उनके माध्यम से एक अलग ही परिप्रेक्ष्य जो है वंचितों के बारे में मिलता है। तो मैं तो कहता हूं कि जो 1980 के बाद जो इतिहास लेखन जो वंचित तबकों के बारे में होने लगा, उसका जो बेस जो है वो 19वीं सदी में ऐसे जो वंचित तबकों से आए जो सामाजिक जो सुधारक जो थे,
उन्होंने रखा था। और उसमें आप देखोगे तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का नाम हमें सबसे पहले वो देखने को मिलता है। और ये ऐसा एक दंपति था कि ये दंपति ने 19वीं सदी में सामाजिक क्रांति को एक नया नजरिया दिया और कहा कि जाति और वर्ण महत्व नहीं है, व्यक्ति के कर्म और उनके गुण जो है वो महत्व है। और अविद्या के कारण ये सब कुछ हुआ है। जैसे कि महाकारुणिक बुद्ध ने भी अपने विचारों में, अपनी देशनाओं में कहा था कि तमाम जो दुखों की जननी जो है वो अविद्या है, यानी कि इग्नोरेंस। और इग्नोरेंस क्या है कि हम अपने बारे में भी खुद नहीं जानते। ठीक है, हम हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बारे में भी हम नहीं जानते, तो अविद्या है। तो अविद्या के कारण, अविद्या क्या है, तो गौतम बुद्ध ऐसा कहते हैं कि 4 अर्य सत्य को न जानना, अष्टांगिक मार्ग को न जाना, और वो पूरा यानी कि ये एक व्यवहारिक दम की दिशा देते हैं, एक व्यवहारिक बातों पर वो तवज्जुह देते हैं। तो अविद्या वो बताते हैं। और ज्योतिबा फुले भी कहते हैं कि ये तमाम दुखों की जो जननी जो है वो है अविद्या, शिक्षा न होना, इग्नोरेंस। એટલે मतलब वो कहते थे कि इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल अवर मिजरीज, यानी कि विद्या के बिना ये सब कुछ हुआ है। वो कहते हैं कि विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, और नीति बिन गति गई, और गति बिन वित्त गई, और वित्त के बिना ये सब बहुजनों की ये हालत हुई। ठीक है, तो वो बताते हैं कि शिक्षा कितनी अहमियत है। वो कहते हैं कि हमारे पास 2 आँख होते हैं, 2 आंख होती है। ठीक है, तो 2 आंखों से हम सृष्टि को देखते हैं कि भाई सृष्टि कैसी है। ठीक है, लेकिन तीसरी आंख भी है, और तीसरी आंख क्या है, वो है एजुकेशन। ज्योतिबा फुले ऐसा कहते थे कि 2 आंख तो हमारे पास है, लेकिन तीसरी जो आंख जो है ना, द थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज द एजुकेशन। ठीक है, जैसे बुद्ध ने कहा कि शील समाधियन प्रज्ञा, समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता। तो ज्योतिबा फुले भी कहते हैं कि तीसरा जो है महत्वपूर्ण जो है वो पहलू जो है, और वो है एजुकेशन। तो उन्होंने वंचित तबकों के लिए बहुत सारा काम किया। और तो 20वीं सदी में ये जो इतिहास लेखन जो होता है उसका सही मायने में जो हम माने तो बेस जो है वो 19वीं सदी में ऐसे जो चिंतक जो थे, सुधारक जो थे, उन्होंने रखा था। और इनोवेटिव आइडिया वो लेकर आए थे सामने, समाज के सामने इनोवेटिव आइडिया लेकर आए थे, जो आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी ऐसे इनोवेटिव आइडिया के बारे में सोचते नहीं है, या कुछ करने की हिम्मत हमारे में नहीं है, या हम डरते हैं, घबराते हैं। ऐसे समय में आज से 170 साल पहले, यानी कि 150 साल पहले की बात हम करें, 170 साल पहले की हम बात करें, तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने ऐसे रूढ़िवादी नगर जो था पुना, वहां पे उन्होंने कन्याओं के लिए स्कूल की शुरुआत की थी 1848 में। आप देखते हैं कि यही जो वर्ष जो था कि विश्व के जो मजदूर जो वर्ग जो है, जो शोषित वर्ग जो है, उसके लिए फ्रेडरिक एंगल्स ने काम किया, कार्ल मार्क्स ने जो काम किया, और कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो 1848 में बार यानी कि डिक्लेरेशन होता है। और वो कहते हैं कि वो ही गेव द क्लैरियन कॉल टू द वर्ल्ड लेबरर्स, he gave the clarion call to the world laborers, you have to unite, you have nothing to lose but your chains। आपको संगठित होना है और आपको अपने पाँव में रखी जंजीरों को खोने के सिवाय और कुछ खोना नहीं है। तो एक आह्वान करते हैं। और यही वर्ष में आप देखोगे तो भारत में भी क्रांति का एक युगल जो है वो ज्योतिबा फुले के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और वो कन्याओं के लिए, जो आज तक कन्याओं के लिए याज्ञवल्क्य स्मृति में तो ऐसा कहा गया है मित्रों कि शूद्रों से भी बदतर हालत जो है वो स्त्रियों की है। आप मनुस्मृति भी पढ़ लो तो कई सारे ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे कि जिसमें शूद्र है, जो वंचित जो तबके जो है, शूद्र समाज है या अछूत समाज है या महिलाएं हैं, उन पे काफी यानी कि डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। तो ज्योतिबा फुले
ने 1848 में कन्याओं के लिए उन्होंने सोचा कि हमें समाज को जो परिवर्तित करना है, समाज में जो समता, बंधुता, न्याय का निर्माण करना है, तो हमें पहले जो है ये हमारी कन्याओं को पढ़ाना होगा। तो कितना इनोवेटिव ख्याल था। वो जब अहमदनगर जाते हैं, महाराष्ट्र का जो अहमदनगर जो है वहां पे जाते हैं, तो वहां पे अमेरिकन मिशनरी जो थी उनका नाम था मिस फरार। तो मिस फरार जो थी वो लड़कियों के लिए स्कूल चला रही थी, ठीक है। तो वो जब ज्योतिबा उनको मिलते हैं तब बातचीत होती है, तो मिस फरार कहती है कि आप कैसे भारतीय हो, आपका कैसा धर्म है कि हम इतने बाहर से आते यहाँ पे आप लोगों के लिए काम करते, आप अपने लिए कुछ भी नहीं करते हो। तो ज्योतिबा को लगा कि एक लेडी, एक मिशनरी जो है वो हजारों किलोमीटर से यहाँ आकर, भारत में आकर स्कूल चला रही है और हम भारतीय क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बुद्ध की तरह दुख क्या है तो दुख को जाना और दुख का निवारण कैसे कर सकते उसका समाधान भी उन्होंने ढूंढ निकाला। जिस तरह गौतम बुद्ध ने भी कहा कि पूरे विश्व में दुख है, दुख का अस्तित्व है, दुख का हमें स्वीकार करना है, मगर स्वीकार करने के बाद हमें इस दुख को, ये पीड़ाओं को कैसे दूर कर सकते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व में, वो ऐसा कहने वाले पहले व्यक्ति थे। और वो विश्व के प्रथम लोक शिक्षक थे जो लोगों की बोली में, पाली भाषा में उन्होंने देशनाएं दी थी। तो यहाँ ज्योतिबा फुले भी ये प्रश्न उठाते हैं 19वीं सदी में कि ये जो वंचित तबकों की ऐसी स्थिति क्यों है, और वो देखते भी है कि इनकी स्थिति के लिए ये कारण जवाबदार है, तो वो कारणों का निवारण किया जाए। तो उन्होंने 1848 में वो स्कूल की स्थापना की, लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की। तो एक वंचित तबकों के लिए, और वंचित तबकों के साथ साथ उन्होंने समाज के तमाम जो तबके जो थे, वो एलिट वर्ग के जो थे या भद्र वर्ग की समाज की जो महिलाएं जो थी, तो उनके लिए भी उन्होंने काम किया। तो ये सब यानी कि सबाल्टर्न हिस्ट्री है। हम केवल 1980 के बाद लिखा गया जो सर्वहारा इतिहास है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले भी यानी कि सर्वहारा इतिहास के बारे में बात की गई है, लेकिन उसके बारे में इतिहास लेखन नहीं हुआ है। दैट इज द लैकिना ऑफ आवर इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। बुद्ध के बारे में नहीं लिखा गया, उस दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया कि बुद्ध ने भी सर्वहारा क्रांति की बात की है, बहुजन समाज के उत्थान की बात की है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करे, प्रेम, मैत्री और करुणा से व्यवहार करे, उसकी बात की है। तो ये एक जिसको हम बोल सकते हैं कि सर्वहारा इतिहास है, वंचित धारा का जो इतिहास जो रहा है या उसका जो स्टडीज जो रहा है, कोई न कोई हाल में भारत में ऐसे महामानव जो हुए हैं कि उनके द्वारा उसको यानी कि तवज्जो दिया गया हमें देखने को मिलता है। तो सावित्रीबाई फुले को आप देख लो, फातिमा शेख को आप देख लो, मुक्ता साल्वे को आप देख लो, ताराबाई शिंदे को आप देख लो, कि जिन्होंने 19वीं सदी में महिलाओं के लिए काम किया। लेकिन तो महिलाओं की बात करना है कि जो समाज में, भारतीय समाज में जो सबसे ज्यादा जो शोषण हुआ हो, एक्सप्लॉयटेशन जो हुआ हो, तो दो वर्ग हमें देखने को मिलते हैं। और ये है, एक तो है स्त्रियां, यानी कि सभी समाजों की स्त्रियां, नॉट ओनली द अनटचेबल और द शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। तो महिलाएं, और दूसरा जो वर्ग रहा है वो है अछूत, अनटचेबल। तो दो वर्गों का शोषण हुआ है। और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर भी कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि भारत में भी आप दो तरह के भारत देखते हो। एक जो भारत है कि जिसके पास सब कुछ है, सुखी संपन्न भारत है, और दूसरा ऐसा भारत है कि जो बहिष्कृत भारत है। ऐसा भारत है, बहिष्कृत भारत है, यानी कि उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ संसाधन नहीं है, शस्त्र और शास्त्र से, यानी कि एजुकेशन से, हथियारों से भी, यानी कि हर एक प्रकार की सुविधाओं से उसको बेदखल किया गया है। तो ऐसा वर्ग भी है। तो बाबा साहब कहते हैं कि भारत में एक दूसरा भारत भी बसा हुआ है जिस पे हमारी नजर है, वो जाती नहीं, और वो है बहिष्कृत भारत। और बाबा साहब का जो एक न्यूज़पेपर जो रहा है, जो वो पत्रकार के तौर पे भी उन्होंने काफी काम किया था, और उनका एक टाइटल भी रहा था न्यूज़पेपर का, वो है बहिष्कृत भारत, मुक नायक, जनता, बहिष्कृत भारत और प्रबुद्ध भारत। लास्ट में उन्होंने प्रबुद्ध भारत निकाला था।
तो ये कोई न कोई यानी कि युगों में या कोई न कोई समय में भारत में आप देखोगे तो सर्वहारा इतिहास की बात की गई है और उसमें ये जो समाज के जो शोषित, वंचित और पीड़ित जो तबके रहे हैं उसके बारे में विमर्श किया गया है। लेकिन ये विमर्श जो है ये हमारे इतिहास के मुख्य धारा के इतिहास के पृष्ठों पे वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। आज कितने लोग जो है तो वो फातिमा शेख के बारे में जानते हैं, कितने लोग हैं कि सगुणाबाई क्षीरसागर के बारे में जानते हैं, कितने लोग हैं कि मुक्ता साल्वे के बारे में जानते हैं, ताराबाई शिंदे को जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे सावित्रीबाई फुले को जानते हैं। सावित्रीबाई फुले को तो अब लोग धीरे धीरे सोशल मीडिया की वजह से लोग जानने लगे हैं। तो सबालकर्ण इतिहास का ये मेन जो विमर्श जो है उसमें ये है कि जिन लोगों ने, ये वंचित तबकों ने, जिन जिन लोगों ने जो इतिहास के समय में अपना काम किया है, अपना कंट्रीब्यूशन जो दिया है, वो कंट्रीब्यूशन को समाज के सामने सही तरीके से पेश करना, जो आज तक वो समाज के सामने पेश नहीं हुआ है। तो ये विमर्श में हम ये बात को हमें जानना और उसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सावित्रीबाई जो है और सावित्रीबाई के साथ जो फातिमा शेख नाम की जो मुस्लिम जो महिला जो थी, तो दोनों ने साथ मिलकर पुणे और पुणे के आसपास में जितने भी जो गांव जो थे वहां पे जा जाकर, गलियों में जा जाकर, शहरों में, नगरों में और फिर गलियों में जा जाकर उन्होंने वंचित समाज के तबकों को, लोगों को समझाया। मुस्लिम समाज जो माइनॉरिटी जो है कम्युनिटी, उनको भी समझाया और उनके माता पिता को बोला कि आप अपने बच्चों को स्कूल में लेकर आओ, उनको पढ़ाओ। और ऐसे उन्होंने एक मूवमेंट, एक एजुकेशन की एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो है जोरदार अपने एक निजी तौर पे चलाई। आज हम यानी कि इतने संसाधन हमारे पास है, सरकारों के पास भी इतने संसाधन है, फिर भी इतनी जबरदस्त जो मुहिम जो है, शिक्षा की मुहिम, आज भी हम तरस रहे हैं। आज भी हम तरस रहे हैं कि यानी कि जो वंचित तबके के पास अभी भी एजुकेशन इतना नहीं पहुंचा है जितना पहुंचना चाहिए था। लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पे ये जो बहुजन जो नायक जो थे, ये सावित्रीबाई फुले है कि ज्योतिबा फुले है कि फातिमा शेख है, कि उन्होंने घर घर जाकर ये एजुकेशन की मशाल जो है, अपना जैसा नाम जो रहा है ज्योतिबा फुले, तो ज्योतिबा ने जोत प्रगटाई, शिक्षण की जो जोत है उसको प्रज्वलित की। ये हमारा इतिहास है, ये सर्वहारा इतिहास है जिसको मुख्यधारा के इतिहास में इतना तवज्जो, इतना स्थान नहीं मिल पाया है। अगर जो मिल पाया होता तो हम सबको जानते कि भाई गौतम बुद्ध ने क्या किया था, रोहिदास जी ने क्या किया था, संत कबीर जी ने, गुरु नानक जी ने क्या किया था, ज्योतिबा फुले ने क्या किया था, ठीक है। मैं मेरे खुद की भी बात करूं तो भी मैं जब तक स्कूल में जब पढ़ा, प्राइमरी से लेकर माध्यमिक तक, तब तक ये ज्योतिबा के बारे में या सावित्रीबाई के बारे में या गौतम बुद्ध के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं मिली, ठीक है। तो ऐसा क्यों रहा है, क्यों? तो इतिहास का लेखन जो है, वो इतिहास का लेखन कौन कर रहा है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज हम सर्वहारा इतिहास में जब विमर्श की बात कर रहे हैं तो हमें ताराबाई शिंदे को भी याद करना चाहिए। जैसे कि सावित्रीबाई फुले को हमने याद किया और सावित्रीबाई फुले जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी, फातिमा शेख भी मुस्लिम समाज की प्रथम शिक्षिका बनी, और मुक्ता साल्वे जो थी 14 साल की एक लड़की जो थी, तो ज्योतिबा की स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है। ज्योतिबा और सावित्रीबाई की स्कूल में पढ़ती थी। ये मातंग कन्या जो थी, अछूत कन्या जो थी 14 साल की मुक्ता साल्वे, वो कहती है, निबंध लिखती है, लेकिन वो निबंध के बारे में आज तक यानी कि ज्यादा चर्चा ही नहीं हुई, विमर्श ही नहीं हुआ है। हम कह सकते हैं कि सर्वहारा इतिहास जो है या नारीवादी इतिहास लेखन की हम बात करते हैं, तो नारीवादी इतिहास लेखन में भी ये मुक्ता साल्वे नाम की जो एक 14 साल की जो लड़की जो थी, जो ज्योतिबा की स्कूल में पढ़ती थी, वो निबंध लिखती है और निबंध में तत्कालीन समाज की परिस्थितियों का वो वर्णन करती है। तो आप देखो, एक 14 साल की बच्ची जो है वो समाज को कैसा देखती है, समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन जो प्रवर्तमान है, एक जो क्लास जो रहा है कि जिसके पास सब प्रिविलेज है और दूसरा जो क्लास है कि वो उसके पास प्रिविलेज नहीं है। तो अधिकार वर्ग है और अधिकार विहीन वर्ग है। तो अधिकार विहीन वर्ग की वो बात करती है, वंचित समाज की वो बात करती है, और निबंध में वो लिखती है कि ये भगवान एक कैसा समाज है जो
ये जो शास्त्र जो है, वेद जो है, तो वेद के अनुसार जो वो अपना जीवन जीते हैं, ये लोग समाज जो है वो जीवन जीते हैं, तो हमें कैसे जीना चाहिए? हमें हमें तो कोई अधिकार नहीं है, हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए? तो लगता है कि ये ईश्वर ने ऐसी सृष्टि बनाई है कि जिसमें असमानता हो, अन्याय हो, अराजकता हो। तो 14 साल की एक लड़की जो है वो ये सवाल उठाती है, तो कितनी बहुत बड़ी बात है। तो सर्वहारा इतिहास में, वंचित तबकों का इतिहास में ये इसका विमर्श ही नहीं हुआ है। मुक्ता साल्वे तो नारीवादी इतिहास लेखन में हम स्त्रियों के द्वारा जो अपनी पीड़ाओं है कि अपनी जो व्यथाएं जो है, तो उन्होंने जो यानी कि अपनी बात रखी है, वो बातों को भी इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और हम ताराबाई शिंदे को भी हमें याद करना चाहिए। तो ताराबाई शिंदे जो है, उन्होंने भी स्त्री पुरुष तुलना नाम का 40 पृष्ठों का एक ग्रंथ लिखा था, छोटा सा ग्रंथ लिखा था, लेकिन तब ये ग्रंथ ने तहलका मचा दिया था। और 1882 में, और आप देखोगे ये ताराबाई शिंदे जो है वो सत्य शोधक समाज की सदस्य थी, और सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले थे क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले। तो क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित जो सत्य शोधक समाज है, वो उसके संस्थापक भी रही है। एक जगह तो मैंने पढ़ा कि ताराबाई शिंदे जो है वो संस्थापक जो सदस्य जो थे 1873 में, तो उसकी स्थापना जो हुई, तो उसमें संस्थापक सदस्य के तौर पर भी वो ताराबाई शिंदे ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ताराबाई शिंदे के जो पिता जो थे, वो यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर के दफ्तर में हेड क्लार्क थे, और वो भी सत्य शोधक समाज के साथ जुड़े हुए थे। तो ऐसे परिवार में उसका जन्म होता है ताराबाई शिंदे का। और वो ताराबाई शिंदे ने जो ये जो लिखा है, वो सही में यानी कि सर्वहारा इतिहास में एक माइलस्टोन हम मान सकते हैं। जैसे कि ज्योतिबा फुले ने जो 1873 में जो लिखा था गुलामगिरी नाम का उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था, और ये ग्रंथ से उन्होंने प्रतिपादित किया था कि भारत में वंचित तबकों का शोषण जो है वो सदियों से हो रहा है, और उसके लिए उनको अपनी गुलामी को त्यागना होगा। यानी कि उनको यूनाइट होकर ये गुलामी जो मानस जो उन पे थोपा गया है, उनको यानी कि तोड़ना होगा। तो उन्होंने डिकंस्ट्रक्शन किया गुलामगिरी के द्वारा, और रिकंस्ट्रक्शन भी किया, खंडन भी किया। जो बुरी जो चीजें जो थी उनका खंडन किया, और दूसरी तरफ उन्होंने ये पहलू रखा कि हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है, सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करना है ऑन द वैल्यूज ऑफ द इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो ताराबाई शिंदे जो है वो स्त्री पुरुष तुलना नामक एक ग्रंथ लिखती है, और उसमें वो बताती है, मैं थोड़ी लाइनें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वो कहती है कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में, या कि भारत का जो समाज जो है वो पूरा जो समाज जो रहा है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी रहा है। और हमने जो अभी जो बात की कि भारत में सबसे ज्यादा जो शोषण हुआ हो, तो वो है महिलाएं और अनटचेबल। तो ये महिलाओं को अपनी बात रखने की इजाजत ही नहीं थी, उसको पढ़ने की इजाजत नहीं थी। घर की 4 दीवारों में अपनी पूरी जिंदगी जो है वो यानी कि पसार करनी होती थी। और वैधव्य के बाद, तो विधवा होने के बाद, तो उनकी पीड़ाओं में और अधिक यानी कि व्यापकता आ जाती थी। और वो देखते हैं, जब पढ़ते हैं तो हमें होता है कि should we call us civilized men? How we can feel proud to our history? हम किस तरह से हमें अपनी संस्कृति पे, अपनी कल्चर पे गौरव कर सकते हैं, जिसमें हमने ऐसे अपराध किए हैं महिलाओं के साथ, अनटचेबल्स के साथ ऐसे अपराध किए हैं कि कैसे हम अपने आप को सभ्य कह सकते हैं, कैसे हम कल्चर्ड कह सकते हैं, कैसे हम सिविलाइज्ड मैन कह सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एक विमर्श रहा है, वो भी हमें अपने आप को भी जांचना है। ठीक है ना। तो ताराबाई शिंदे जो सवाल उठाती है, वो भी प्रश्न करती है, वो अपने ग्रंथ के माध्यम से वो कहती है कि तुम तो पहली की मृत्यु के पश्चात, यानी कि एक स्त्री मर जाती है तो पति दूसरी स्त्री लेकर आता है, ठीक है ना, दूसरी मर जाती है तो तीसरी लेकर आता है, लेकिन पति मर जाए तो स्त्री को पूरी जिंदगी जो है वैधव्य का
पालन करना होता है, चुस्त पालन करना होता है। अगर उसमें जो कुछ भी गड़बड़ी हुई तो उसको मार दिया जाता था, उसको आत्महत्या करनी होती थी और पीड़ाएं उस पर भारो भार, यानी कि उसको ये पीड़ाएं जो है उसके साथ जुड़ी हुई हमें देखने को मिलती है। तो कहती है कि तुम तो पहली की मृत्यु के पश्चात 10वें ही दिन दूसरी को ब्याह कर लाते हो, बताओ भी कौन से ईश्वर ने तुम्हें ऐसी सलाह दी है। कितनी अजीब बात, कितनी यानी कि स्ट्रॉन्ग सवाल उठाती है। तुम तो पहली की मृत्यु के पश्चात 10वें ही दिन दूसरी को ब्याह कर लाते हो, बताओ भी कि कौन से ईश्वर ने तुम्हें ऐसी सलाह दी है। जैसी स्त्री वैसा ही पुरुष, तुम में ऐसे कौन से गुण विद्यमान हैं, तुम कौन से ऐसे शूर और जांबाज हो कि जिसकी वजह से परम पिता ने तुम्हें ऐसी स्वतंत्रता दी है। तो वो लिबरेशन की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। तो ज्योतिबा, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, मुक्ता साल्वे, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, तो ये सब ऐसी जो महिलाएं जो है और ज्योतिबा ऐसे सुधारक जो है, तो वो जेंडर इक्वालिटी का जो प्रश्न जो है वो भी समाज में उठाते हैं। वंचित तबकों के साथ साथ वो जेंडर इक्वालिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि समाज जो है वो समाज में ये विषमता विभेद जो है बारों बार हमें देखने को मिल रहे थे। तो 1882 में ये किताब उन्होंने ये निकाली थी। वो कहते हैं, वो कहती है कि आप अपने आप को इतना महान समझते हो। वो पुरुष वर्ग को कहती है कि आप अपने को इतना महान समझते हो, बुद्धिमान समझते हो, अगर वे इतने ही महान और हीरो थे तो अंग्रेजों के गुलाम कैसे बन गए। कहती है कि आप महान और हीरो थे तो अंग्रेजों के गुलाम कैसे बन गए। उनके बीच ऐसी क्या भिन्नता है कि पत्नी के मरने से पति पर कोई आफत नहीं आती। वह जब चाहे दूसरा विवाह कर ले, पर पति के मरने से विधवा स्त्री को ऐसे ऐसे दुख दिए जाते हैं मानो उसी ने अपने पति को मारा। तो ये स्त्री पुरुष की तुलना जो है उसमें भी ताराबाई शिंदे ने ऐसे तीखे सवाल जो है, जो पैट्रियार्कल जो सोसाइटी जो है उसके बारे में, उसके सामने उन्होंने तीखे सवाल जो है वो उठाए हैं। अब हम जो सर्वहारा इतिहास की जो बात कर रहे हैं, तो ये सब ऐसा क्यों हो गया, उसका विमर्श होना चाहिए, उसके बारे में हमें जानना चाहिए और हमें भी अपना कंट्रीब्यूशन जो है उसमें देना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि भी हिस्ट्री, ठीक है ना, हिस्ट्री इज द मिरर ऑफ द पास्ट, ठीक है, हिस्ट्री इज द मिरर ऑफ द पास्ट, यानी कि जो इतिहास जो है वो भूतकालीन घटनाओं का दर्पण है, आईना है। वैसे ही हम साहित्य के बारे में भी कहते हैं कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। पर क्या हमने सोचा कि वो जो साहित्य जो है, वो साहित्य में कई ऐसे जो तबके हैं, समाज के तबके हैं कि जिसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये साहित्य जो है वो सर्वहारा लोगों का, वंचित तबकों का भी साहित्य है। ये तो अच्छा हुआ कि समय के अनुक्रम में कई ऐसे लोग जो हुए कि उन्होंने अपनी बात जो है, जैसे कि ताराबाई शिंदे है, कि सावित्रीबाई फुले है, कि काव्य फुले के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी थी। ज्योतिबा फुले ने भी अपनी बात रखी थी। गौतम बुद्ध की सारी दिशाएं में त्रिपिटक के माध्यम से आज भी हमारे पास उपलब्ध है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण आज मैं कहना आपको चाहता हूं कि थेरी गाथा, आपने शायद ये नाम सुना होगा, थेरी गाथा। तो गौतम बुद्ध की जितनी भी जो शिष्याएं जो थी, भिक्षुणियों जो थी, उसमें से 78 यानी कि 70 से 80 ऐसे जो भिक्षुणियां जो थी, उन्होंने अपनी पीड़ाओं के बारे में, अपने दर्दों के बारे में उन्होंने थेरी गाथा के माध्यम से काव्यात्मक शैली में उन्होंने अपनी बात रखी थी और उनका संकलन जो है वो हमें थेरी गाथा में मिलता है। तो आज हम 21वीं सदी में जीते हैं, हम नारीवादी इतिहास लेखन के बारे में बात करते हैं, तो क्यों थेरी गाथा की बात नहीं हो रही है, क्यों ताराबाई शिंदे की बात नहीं हो रही है, क्यों सावित्रीबाई फुले की बात नहीं हो रही है, क्यों गौतम बुद्ध की बात नहीं हो रही है।
तो उन्होंने भी यानी कि समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है उनको खत्म करने के लिए, उनको यानी कि डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने भी अपने अपने समय में ये काम किया था। और ये थेरी गाथा है, उसको कहते हैं, उसको कहा जाता है वो विश्व का पहला ऐसा काव्यात्मक जो ग्रंथ है, विश्व का पहला, नॉट फॉर ओनली इन इंडिया, पर विश्व का ये पहला ऐसा जो ग्रंथ है कि स्त्रियों के द्वारा वो लिखा गया था। यानी कि स्त्रियों ने काव्यात्मक शैली में अपनी भाषा में अपनी व्यथाएं जो है, अपनी पीड़ाएं है, उनको व्यक्त की है। और कैसे उनको यानी कि महाकारुणिक बुद्ध की प्रेम, मैत्री और करुणा जो प्राप्त होती है और उनका जीवन जो है वो बदल जाता है और वो निब्बान को प्राप्त होती है, वो अरहत बन जाती है। आज हम पीएचडी प्राप्त करते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं, हम पीएचडी की डिग्री प्राप्त करते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो तब वो भिखुनिया जो थी, भिक्खु जो थे, वो भी अरहत होते थे। तो आज की तरह उनको भी यानी कि वो डिग्रियां जो है वो नॉलेज के हिसाब से प्राप्त होती थी। और वो नॉलेज भी कैसा था, वो परसेप्शन पे आधारित जो था, अनुभव पे आधारित जो था। यानी कि आप कैसा आचरण करते हो, शील का कैसे आचरण करते हो, शील का जीवन में कैसे उसका मायना रखते हो और किस तरह से अपने जीवन को अच्छा और श्रेष्ठ बनाते हो, उसके हिसाब से आप धीरे धीरे निबान की ओर जाते हो, अरहत पद की ओर तरफ जाते हो, जिसमें आप में आपके मन और चित्त में जो जितने भी राग है, द्वेष है, मोह है, लोभ है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और आप निर्मल बन जाते हो और प्रसन्न हो जाते हो। और प्रसन्न व्यक्ति जो होता है वो ही यानी कि समाज का सच्चा इतिहास लग सकता है। जो व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो, जो व्यक्ति यानी कि दुखी हो, जो व्यक्ति ऑटोक्रेटिक हो, जो असमानता में मानता हो, डिस्क्रिमिनेशन में मानता हो, जातिवादी विचारधारा में मानता हो, वर्ण व्यवस्था में मानता हो, वो कैसा इतिहास लिखेगा। हम कहते हैं कि मनुष्य की जो सोच होती है ने, वो गौतम बुद्ध ने तो यही कहा है कि मनुष्य की तमाम जो प्रवृत्तियां जो है उसमें चित्त, आपका मन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपका व्यक्तित्व हो निर्माण होगा। तो भारत में भी ये परंपरा रही है कि कई ऐसे वर्ग जो हुए हैं कि जिन्होंने इतने जुल्म किए हैं, परसिक्यूशन किए हैं, एट्रोसिटी किए हैं, असमानता का निर्माण किया है, जाति भेद का निर्माण किया है, वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया है। तो कैसे यानी कि समानता का इतिहास लिख सकते हैं, कैसे वो समता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा वर्ग भी जो हुआ है कि जिन्होंने एक पूरे विश्व को बदल दिया। पूरे विश्व में भारत का जो नाम है, भारत का जो सर है वो ऊंचा कर दिया। ठीक है, वो महाकारुणिक बुद्ध से शुरू होता है और हम देखते हैं कि बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर भी वही एक श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो हम ताराबाई शिंदे की जो बात कर रहे थे तो उन्होंने भी ऐसा काम किया था। तो इतिहास जो है हम कहते हैं कि पास्ट का वो दर्पण है, अतीत में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस सब के बारे में लिखता है। तो ये इतिहास का अपना यानी कि साइंस है। ठीक है, ये मेथोडोलॉजी है, अपना ये साइंस है, उसका तत्व चिंतन है। पर ये तत्व चिंतन को ओवरटेक किया गया है ना। जो इतिहास का जो तत्व ज्ञान जो है कि भाई जो इतिहास के गर्भ में या भूतकाल में जो घटनाएं जो हुई है उसका आप यथातथ मूल्यांकन करो, उसका वास्तविक निरूपण करो, उनका नरेशन जो है वो करो। लेकिन ये नहीं हुआ है, भारत के इतिहास में ये नहीं हुआ है और इसलिए आज हम ये सबाल्टर्न इतिहास की बात कर रहे हैं। आज हम सबाल्टर्न, ये सर्वहारा इतिहास उपेक्षित जो इतिहास जो है वो स्टडीज जो है उसका विमर्श कर रहे हैं। और क्या विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि आज उसकी जरूरत है। आज कोई एक वर्ग का इतिहास लिखा जाता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखा जाता है, राजा महाराजा रानियों उनके खर्चे के इतिहास लिखा जाता है, वो कैसे सैलगाह पर गए थे। ठीक है, मौज मस्ती का इतिहास लिखा जाता है, तो सब लिखा जाता है। लेकिन ये समाज का जो वंचित तबका है उसके बारे में कौन लिखेगा, कौन बात करेगा। तो ये बात हमें करनी होगी। तो ये इतिहास का जो मूल जो तत्व चिंतन जो था कि इतिहास की घटनाओं का यथातथ मूल्यांकन करना, वो इतिहास में नहीं हुआ है मित्रों। इसलिए ये सर्वहारा इतिहास की जरूरत जो है वो समाज के सामने आई। तो ये भारतीय इतिहास की एक मुश्किल हम बोल सकते हैं, एक विडंबना बोल सकते हैं
कि जो भारत में जो वास्तविकता में जो घटनाएं जो घटित हुई थी और जिन जिन लोगों ने काम किया था उनके बारे में लिखा नहीं गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो उपेक्षितों के बारे में काफी यानी कि कम लिखा गया। तो इसके लिए आप उपेक्षितों के बारे में जानना हो, लिखना हो, तो ऐसे सोर्सेस को भी हमें जांच पड़ताल करनी होगी। और ये सोर्सेस जो है, स्रोत जो है, वो ज्यादातर हमें ये रिटर्न में भी तो कई सोर्स मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर हमें ओरल हिस्ट्री में भी हमें ज्यादा सोर्स जो है वो मिल सकते हैं। तो ये जो नया जो संशोधन जो हुआ, ये सबाल्टर्न स्टडीज में जो संशोधन जो हुआ, तो उसमें आप देखोगे तो एक डीसी डिंकर जी हैं, डीसी डिंकर जी, तो उन्होंने भी अछूतों का इतिहास लिखा है, अछूतों का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है। तो उन्होंने ये परिप्रेक्ष्य में लिखा कि भारत में जो एलिट जो वर्ग जो रहा है, तो एलिट वर्ग ने तो अपना इतिहास लिखा है, भद्र वर्गीय इतिहास जो है वो देखने को मिलता है, मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में मिलता है। लेकिन ये जो वंचित जो तबके हैं, तो उन्होंने भी ये स्वतंत्रता आंदोलन हो या कोई भी सामाजिक क्रांति की जो बात हो, तो उसमें भी अपनी भूमिका जो है वो निभाई है। तो उनके बारे में उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये स्वतंत्रता संग्राम में अछूतों का योगदान ये नामक एक ग्रंथ लिखा है, और बहुत ही यानी कि महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वो हमें पढ़ना चाहिए कि जिससे हमें पता चले कि ये उपेक्षित जो समाज है उनमें भी कई सारे ऐसे लोग जो हुए थे कि जिन्होंने अपना बलिदान जो है वो देश के लिए दिया था। तो अछूत समाज जो है कि अस्पृश्य समाज जो है वो भी इतिहास का निर्माता है, ठीक है। जैसे कि एक राजा है या सामंत है या भद्र वर्ग है, वो भी यानी कि इतिहास का निर्माण करता है और इतिहास में अपना नाम दर्ज करता है, तो वैसे ही यानी कि अछूत है या शोषित समाज जो है वो भी इतिहास का निर्माता है, राष्ट्र का निर्माता है, और राष्ट्र घड़तर में, ठीक है, नेशन बिल्डिंग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा सकता है, ठीक है। तो इस नजरिए से आप देखोगे तो डीसी दिनकर जी का जो ग्रंथ जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। फिर मोहनदास नैमिषराय, उनका भी जो एक ग्रंथ जो है तो वो भी उपेक्षित समाज के परिप्रेक्ष्य में दलितों का स्वाधीनता संग्राम में योगदान, ऐसा ग्रंथ भी उन्होंने लिखा है। तो वो भी यानी कि विमर्श के लिए काफी महत्वपूर्ण बात है। तो हम बात आज विमर्श कर रहे हैं कि भाई तो ये मुख्यधारा के इतिहास में ये बातें नहीं हुई, इसलिए ये सर्वहारा स्टडीज जो है, ये सबाल्टर्न स्टडीज है, कि इसमें हमें ये बात देखने को मिल रही है। जो हम अभी जो कह रहे थे कि लिटरेचर है या हिस्ट्री है वो आईना है, लेकिन वो आईने में ये सब गायब है। तो वो जो गायब जो पन्ने हैं, इतिहास के गायब पन्ने, उसको हमें फिर से उजागर करना है। शोभा सिंह नाम की एक जो पत्रकार जो थी है, पत्रकार है शोभा सिंह, तो उन्होंने भी एक अच्छी किताब लिखी है, और इस किताब का नाम है अदृश्य भारत। इस किताब का नाम है अदृश्य भारत, इनविजिबल इंडिया। बहुत ही यानी कि अच्छी किताब है, 200 या 250 पेज की जो किताब है, बहुत ही यानी कि अच्छी किताब उन्होंने लिखी है। और भारत का वो पहलू उन्होंने उजागर किया है कि जिसके बारे में किसी ने लिखा नहीं है, ठीक है, किसी ने लिखा नहीं है। और वो अदृश्य भारत में वो कहती है कि वो अदृश्य भारत हमारे इर्द गिर्द बसा हुआ है, हमारे आसपास बसा हुआ है, हमारी सेवा करता है, हमारे लिए कामकाज करता है, गटर में काम करता है, मजदूरी काम करता है, रोड पे काम करता है, खेतों में काम करता है, हमारे इर्द गिर्द ये पूरा भारत है, लेकिन ये भारत हम देखते नहीं है। तो ये शोभा सिंह ने अपनी जो किताब जो है ये अदृश्य भारत, इनविजिबल इंडिया, उसमें उन्होंने ये भारतीय समुदाय के जो वाल्मीकि जो समुदाय जो है उनकी पीड़ाएं जो है, उनके जो दर्द है, उनको उन्होंने व्यक्त किया है। और काफी सर्वे किया है उन्होंने पूरे भारत में। उन्होंने ये सर्वे जो पद्धति जो है इतिहास लेखन में, हम देखते हैं कि भाई फील्ड वर्क तो होना ही चाहिए। फील्ड वर्क में आप जाओगे, रूबरू आप मुलाकात करोगे, तो आपको काफी ज्ञान जो है वो प्राप्त होगा, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है वो सच नहीं है, उसमें आधा सच है आधा गलत है। तो हमें सच की जो सही से जो जांच पड़ताल करनी है, तो हमें कम्युनिटी के पास जाना होगा, लोगों के पास जाना होगा, लोगों के साथ बात करनी होगी। इसलिए ये डेविड हार्डीमैन है,
या फिर रंजीत गुहा जी है, तो उन्होंने भी ये सबाल्टर्न जो पूरा जो ग्रुप बनाया साउथ एशियन स्कॉलर का, तो उसमें भी उन्होंने ये बात रखी कि आज तक भारत में जो इतिहास लेखन जो हुआ है वो एक एलिटिस्ट अप्रोच से लिखा गया है। वो कहते हैं कि एलिटिस्ट अप्रोच से लिखा गया वो इतिहास लेखन है कि जिसमें मास नहीं है, जिसमें पीपल नहीं है। तो वेयर इज द पीपल, वेयर इज द मास, वेयर इज द लेबरर्स, वेयर इज द पीजेंट्स, वेयर इज द वीमेन, वेयर इज द अनटचेबल। तो वो कहाँ है? तो उन्होंने भी अपना इतिहास बनाया हुआ है, लेकिन उनका इतिहास दर्ज नहीं हो पाया, तो उनके बारे में उन्होंने लिखा। ठीक है, तो ये दोनों किताब जो हम कहते अभी जो बात बताई DC दिनकर जी की अछूतों का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में, फिर मोहनदास नैमिषराय की किताब भी बहुत ही अच्छी किताब है, फिर ये सुभाष सिंह की जो किताब जो है अदृश्य भारत, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कितने लोग हैं कि जो बेजवाड़ा विल्सन को जानते हैं? बेजवाड़ा विल्सन जो वाल्मीकि समुदाय से जो है, और उन्होंने पूरे भारत में ये जो अछूत कम्युनिटी में जो वाल्मीकि समाज जो है उनकी पीड़ाओं के बारे में उन्होंने लिखा और आंदोलन चलाया पूरे भारत में, और उनके आंदोलन की वजह से थोड़े मोटे जो अधिकार जो है वो प्राप्त हुए, लेकिन अभी भी ये समाज जो है वो समाज यही काम में प्रवृत्त है। तो ये भी हमें देखने की जरूरत है कि हम सर्वहारा इतिहास की बात करते हैं, वंचित तबकों की बात करते हैं, तो उसमें क्या परिवर्तन आना चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए, ये भी एक हमारी जिम्मेवारी बनती है। ठीक है ना, कि समाज के अंदर, समाज में जो विभेद है, समाज के अंदर जो विषमता जो है, तो विषमता को भरने का काम हम ही लोग जो है वो कर सकते हैं। सही से विचारधारा और इतिहास को इतिहास के तत्वज्ञान के माध्यम से ही हमें पेश करना है, नहीं कि किसी की प्रशंसा करनी है, किसी को यानी कि डिक्लाइन करना है या उसका डिवैल्यूएशन करना है। हमें इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जिन लोगों ने जो काम किया है उनको मुखर करना है, उसको उजागर करना है। तो ये भी एक विमर्श में आप ये बात रख सकते हो कि हमें इतिहास को सही तरीके से इतिहास के तत्वज्ञान के हिसाब से ही हमें ये इतिहास की ऐतिहासिक घटनाओं का मूल्यांकन करना है, इवैल्यूएशन करना है, और सही मायने में जिन लोगों ने काम किया है उनके बारे में, उनके इतिहास को हमें उजागर करना है। फिर दूसरी बात जो आती है वो है कि हमें अतीत का योग्य मूल्यांकन करना है। ठीक है, अतीत का योग्य मूल्यांकन करना है, और जो घटनाएं जो घटी है वो घटनाओं के बारे में अच्छी जांच पड़ताल करके, क्रॉस वेरिफिकेशन करके हमें सही इतिहास को बाहर लाने की जरूरत है। सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में लिखना नहीं है। जैसे कि एनल स्कूल में आप देखते हो कि 1929 जो मार्क ब्लॉक जो है कि जो हिस्टोरियन क्राफ्ट लिखा उन्होंने, ठीक है ना, तो जो स्कूल ऑफ एनाल्स जो है, फ्रेंच जो ऐसे जो हिस्टोरियन जो थे, उन्होंने ये स्कूल ऑफ एनाल्स में ये बात पे काफी अहमियत दी कि वी शुड हैव टू राइट अबाउट दी सोशल हिस्ट्री, और समाज कैसे जीता है, समाज की क्या पीड़ाएं हैं, समाज के लोग कैसे जीते हैं, समाज में जो वंचित तबके उनका जीवन कैसा है, उनके बारे में लिखना है। हम कब तक अभी हम वो प्रश्न उठाते हैं स्कूल ऑफ एनाल्स के हिस्टोरियन, वो कहते हैं कि हम कब तक अभी पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखते रहेंगे, कब तक हम राजा महाराज की बात करते रहेंगे, कब तक हम युद्धों की बात करते रहेंगे। तो हमें अभी जरूरत है कि समाज की बात करें, मास की बात करें, पीपल की बात करें, तो जो सही जीवन जो जीता है। ठीक है, तो ये अतीत का यथा योग्य मूल्यांकन करना ये प्रत्येक प्रत्येक रिसर्चर जो है या प्रत्येक व्यक्ति जो है, नॉट फॉर ओनली कोई टीचर समुदाय, यानी कि प्रत्येक जो इंसान है उसको सही आकलन करना चाहिए कि हमारी स्थिति क्यों है, कैसे है, और किस तरह से हम अपनी स्थिति में बदलाव ला सकते हैं, और किस तरह से भारत में एक अच्छा सुनहरा भारत को हम निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अतीत का यथायोग्य मूल्यांकन करना ये भी इस सर्वहारा इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी अहम बात है ये वंचित धारा के इतिहास में कि इतिहास लेखन की जो वास्तविकता जो है, ठीक है ना, इतिहास लेखन की जो वास्तविकता जो है वो लेखन को हमें उजागर करना है। ठीक है, कि उनका जो मापदंड जो होते, पैरामीटर्स जो होते हैं, उस मुताबिक हमें उनका संशोधन करना है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि इतिहास का लेखन कौन कर रहा है।
कौन सा वर्ग जो है वो इतिहास लेखन कर रहा है और किस वर्ग ने इतिहास लेखन किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो एलिट वर्ग से जो इतिहास लेखन हुआ है तो उन्होंने पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में ज्यादा लिखा है। आप डेविड हार्डीमैन को पढ़ लो या रंजीत गुहा जी को पढ़ लो, तो उन्होंने भी ये बात हमारे सामने रखी है। जो एसएसजी जो ग्रुप है, सबाल्टर्न स्टडीज जो ग्रुप है साउथ एशियन जो हिस्टोरियनों का, तो उन्होंने ये बात रखी है कि जो एलिटिस्ट जो अप्रोच जो भारत में जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में जो रहा है, तो एलिटिस्ट अप्रोच रहा है और एलिट वर्ग ने, भद्र वर्ग ने ये इतिहास में कैसा अपना नाम दर्ज किया है, कैसे आंदोलन किए है, उनके बारे में ज्यादा लिखा गया है, लेकिन पीपल के बारे में नहीं लिखा गया है। ठीक है, द हिस्ट्री फ्रॉम द बिलो, जो हिस्ट्री लेस है उनको हिस्ट्री लेस जो किया गया है उनको हिस्ट्री में स्थान देना, जो जिनका इतिहास नहीं लिखा गया है उनके बारे में लिखना, दैट इज दी सर्वहारा इतिहास, उपेक्षितों का इतिहास। तो ये इतिहास लेखन की एक काफी महत्वपूर्ण बात है कि इतिहास लेखन हमें सही सही मायने में हमें करना चाहिए। फिर वंचितों का इतिहास का सच्चा निरूपण ही इतिहास की महान सेवा है। वंचितों के इतिहास का सही निरूपण, सही विवरण, वही इतिहास की महान सेवा है। क्या हम ये सेवा नहीं करनी चाहिए? हम सभी को अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि हम इतिहास के अध्यापक है या कोई और फैकल्टी के भी अध्यापक जो है, तो हमें समझना चाहिए कि हमें इतिहास का जो तत्व ज्ञान क्या है, वो तत्व ज्ञान को जानकर हमें ये समाज के जो पीड़ित जो तबके हैं, वंचित जो तबके हैं, जिनके बारे में बोला नहीं गया, लिखा नहीं गया, तो उनके बारे में हमें बोलना चाहिए, लिखना चाहिए और उनकी व्यथाओं को जो है वो व्यथाओं को इतिहास में और उनके जो महान जो कार्य है उनके बारे में भी हमें लिखना चाहिए। आज कितने लोग हैं कि झलकारी बाई को जानते हैं, उदा देवी पासी को जानते हैं, महावीरी देवी को जानते हैं, मक्का पासी को जानते हैं, पूरन सिंह को जानते हैं। क्यों? हमारा इतिहास जो है, मुख्यधारा का इतिहास में हमें राजा कुंवर सिंह के बारे में जानने को मिलेगा, बेगम हजरत महल के बारे में जानने को मिलेगा, कुंवर सिंह के बारे में जानने को मिलेगा, नाना साहेब पेशवा के बारे में जानने को मिलेगा, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानने को मिलेगा। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की फौज में अहम किरदार निभाने वाली, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली झलकारी बाई को कितने लोग जानते हैं और इतिहास में कहाँ उनका स्थान है? तो वे भी हमें देखने की जरूरत है कि इतिहास का आप जो इतिहास का सही आप आकलन करो और इतिहास में जो वंचितों ने जो अपना योगदान दिया है, शोषितों ने जो अपना योगदान दिया है, उसका सही निरूपण करना वह इतिहास की महान सेवा है। तो इस हिसाब से भी हमें ये विमर्श करना चाहिए कि हम इतिहास का लेखन करें और इतिहास का जो तत्वज्ञान जो है वो तत्वज्ञान को सही मायने में उजागर करें। तो यहाँ एक बात ध्यान में आती है और आपने भी शायद पढ़ी होगी कि 1921-22 में जो असहकार आंदोलन जो होता है, ठीक है ना, असहकार आंदोलन होता है और उसमें भी आप देखोगे तो वंचित तबकों ने काफी भूमिका निभाई थी, लेकिन उनके बारे में हमें जानने को नहीं मिलता। एक इतिहासकार जो है उन्होंने लिखा कि जो मराठे जो थे वो मराठे समय समय पर अलग अलग स्टेट बनाकर अंग्रेजों के साथ जुड़ गए, ठीक है ना। लेकिन उधम सिंह नाम का जो एक युवान जो था कि जिन्होंने अपने देश के लोगों पे जो किया गया जो अत्याचार जो था उनके विरुद्ध में लंदन में जाकर जनरल डायर को मार गिराया था। ये उन्होंने एक कोटेशन दिया है कि मराठे जो है वो समय समय पर अपना स्टेट का निर्माण करके अंग्रेजों के साथ मिलकर, ठीक है ने, वो शासन चलाते रहे। उनके बारे में कोई नहीं बोलता, बात भी नहीं करते, ठीक है। और ये उधम सिंह जो है तो एक जो युवान जो लड़का है, इन्होंने लंदन जाकर जनरल डायर को मार गिराया। तो क्यों इतिहास में स्थान नहीं है? हम मराठाओं के बारे में सब कुछ जानते हैं, एंग्लो इंडिया जो वॉर्स हुए उसके बारे में जानते हैं, कौन पेशवा आया, उन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई, वो सब जानते हैं। लेकिन ये जो वंचित जो समाज के जो तबके हैं उनके बारे में नहीं जानते। ऐसा क्यों है?
तो इसलिए ये प्रश्न हमारे सामने आता है कि इतिहास कौन लिख रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वंचितों का इतिहास लिखना दैट इज द बिग सोशल सर्विस टू द नेशन। क्योंकि अब्राहम लिंकन ने भी कहा था कि कोई भी राष्ट्र जो है वो आधा स्वतंत्र और आधा गुलाम कभी भी नहीं रह सकता। ठीक है, तो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने भी कहा कि हम कैसे आजादी की मांग कर रहे हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी भी ये प्रश्न उठाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर 1921 में 1920 में ये बात उठाते हैं मुकनायक के माध्यम से कि आप लोग स्वराज मांग रहे हो, स्वतंत्रता की बात कर रहे हो, लेकिन किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हो, किस लिबर्टी की बात कर रहे हो, किस इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हो। आप तो चाहते हो कोई वो स्वतंत्रता मिल जाए और फिर से यानी कि ये जो एलिट जो वर्ग है वो फिर से सत्ता पे आ जाए और फिर से वही जो ऑपरेशन जो है वो फिर से डिप्रेस्ड कम्युनिटी पर यथावत हो। तो हम ये स्वतंत्रता के पहले हम हमारी स्वतंत्रता मांगते हैं। तो ये भी यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन है। ठीक है, हम एक ही परिप्रेक्ष्य में हम स्वतंत्रता आंदोलन को देखते हैं कि अंग्रेजों के सामने आंदोलन चलाया वही स्वतंत्रता आंदोलन है। लेकिन ये बात आधी अधूरी लगती है। सही स्वतंत्रता तो वही भी है ना कि आप देश में आपके लोगों के साथ कैसा अत्याचार कर रहे हो, किस तरह का व्यवहार कर रहे हो और उनकी आजादी की क्या। तो उनको भी हमें आजाद करना है, मुक्त करना है, उनकी पीड़ाओं उनकी दूर करना है। तो वो तो हम बात नहीं कर रहे हैं। तो 1920 में जो मुकनायक के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जो है वो भी ये समाज के सामने प्रश्न उठाते हैं कि हमें पहले हमारे भारत के लोगों द्वारा है वो स्वतंत्रता देनी चाहिए, जो नहीं दे रहे हैं। और आज भी आप देखते हो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी भारत में दो भारत बसते हैं। एक भारत वो है जो समृद्ध भारत है और दूसरा जो भारत है कि आज भी वो पीड़ाओं में, दुखों में, यातनाओं में जी रहा है। थोड़ा मोटा सुधार जो हुआ है ये बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के वजह से ये थोड़ा बदलाव आया है। बाकी जो स्थिति जो है उस स्थिति में भी आज भी हमें असमानता बारों बार देखने को मिलती है। और हमें यहाँ अब मैं 4:15 हो गए हैं, थोड़ी बात कर लूँगा मदर इंडिया की। आपने मदर इंडिया का नाम सुना होगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो मिस कैथरीन मेयो ने लिखा था 1927 में। 1927 में जो ग्रंथ लिखा था, तो आप सबाल्टर्न स्टडीज में विमर्श कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो हमें ये मदर इंडिया नामक जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसके बारे में भी पढ़ना चाहिए। और मिस कैथरीन मेयो, ठीक है, वो विदेश से आई एक जो महिला जो थी, उन्होंने भारत में एक प्रोजेक्ट लिया था और भारत में आकर उन्होंने जो वंचितों के बारे में जो लिखा है, ठीक है ना, उपेक्षितों के बारे में लिखा है, महिलाओं की स्थिति के बारे में लिखा है, सामाजिक वर्ग विभेद के बारे में लिखा है, एलिट जो वर्ग जो रहा है, भद्र वर्ग जो रहा है, उनकी नीति रीतियों के बारे में लिखा है और किस तरह से वो समाज के ऊपर एक डोमिनेंस जो अपना रोल जो है वो निभाते हैं। तो सब उन्होंने अपने ये ग्रंथ में उजागर किया है। तो ये ग्रंथ ने 1927 में जब प्रकट हुआ था तो काफी तहलका मचा दिया था। और तत्कालीन समय के जो तमाम जो लीडर्स जो थे ना भारत के, ये चाहे लाला लाजपत राय हो, गांधी जी हो या सभी यानी कि पॉलिटिकल जो लीडर्स जो थे तत्कालीन समय के, उन्होंने ये मदर इंडिया नामक जो ग्रंथ है उसका काफी विरोध किया था। लेकिन विरोध क्यों किया गया? क्योंकि उसमें भारत की सच्चाई को बयान किया गया था, तो लोगों को राज नहीं आई। आप जब सच्ची बात करते हो, सच्चा आकलन करके समाज के सामने रखते हो, तो दूसरे जो लोग जो होते हैं, जो दूसरा भारत जो बसता है, जो बाबा साहब कहते हैं ना, भारत में दो भारत है, एक समृद्ध भारत है, एलिटिस्ट भारत है जिसको सर्व संपन्न है, दूसरा भारत है जो अधिकार विहीन है, बहिष्कृत भारत है। तो आप जब सच्ची बात करते हो, समाज के सामने रखते हो, तो तब ये सामने से आवाज उठती है, आपको दबाने की कोशिश करती है। तो एक विदेशी महिला ने लिखा था और अंग्रेजों ने उसको प्रकट करवाया था और ये ग्रंथ हमें सही में वो पढ़ना चाहिए। और कमल भारती ने अभी जो फॉरवर्ड प्रेस है उनके द्वारा कमल भारती ने उनका अनुवाद भी किया है। 1928 में भी उसका अनुवाद हो चुका था हिंदी में, 27 में बाहर यानी कि पब्लिश होता है 1927 में, और 1928 में
यानी कि उनका हिंदी में ट्रांसलेशन जो किया गया था, और वो हिंदी अनुवादक थे उमा नेहरू। उमा नेहरू उनके अनुवादक थे। तो वो अनुवादक के तौर पे अपने जो प्रस्तावना में वो उमा नेहरू लिखती हैं कि आंखों में से चिंगारी निकलते चलो, आंखों में से चिंगारी निकलते चलो। ये ग्रंथ जो है मदर इंडिया की, जिसमें उन्होंने गरीबों, अछूतों, शूद्रों और स्त्रियों की बदतर हालत के बारे में उन्होंने विवरण दिया है और प्रत्यक्ष देशी विवरण दिया है। उन्होंने, जैसे हम कहते हैं ना कि ये इतिहास का जो तत्वज्ञान क्या होता है कि हमें फील्ड वर्क करना चाहिए, रूबरू मुलाकात करनी चाहिए। तो मिस्र में जो है उन्होंने रूबरू मुलाकातें की और ये सब बयान किया। तो उसमें ये जो स्थितियां जो थी, ये वंचित तबकों की जो स्थितियां थी, बदतर स्थिति के बारे में लिखा, तथा राजाओं, सामंतों और समाज के जो भद्र वर्ग जो है वो सब मिलके कैसे शोषण यंत्र चलाते हैं और कैसा ये लोगों का शोषण करते हैं, उनके बारे में उन्होंने लिखा। तो वो आंखों से चिंगारी निकलती है। तो जो वंचित तबके हैं उनकी आंखों में से भी आह निकलती है, शोषण की वजह से आह निकलती है, तो उनकी आह अलग होती है। और दूसरी तरफ जब ये वंचित लोग अधिकार मांगते हैं, अपना अच्छा जीवन मांगते हैं, तब ये जो यानी कि मेन स्ट्रीम जो है या एलिटेड जो वर्ग जो है, ठीक है ना, उनकी आंखों से भी दूसरी आग निकलती है, दूसरी चिंगारी निकलती है। लेकिन दोनों चिंगारी में फर्क है। वंचितों की जो चिंगारी है वो व्यथापूर्ण है, और ये जो एलिट वर्ग की जो चिंगारी जो है वो फिर से उस पर ऑपरेशन करने की होती है। अगर आप ऐसा फिर से कहोगे तो हम दोबारा आप पे अत्याचार करेंगे। तो ये सही बयान जो है मदर इंडिया में देखने को मिलता है। इवन गांधी जी जैसे तब के जो बड़े नेता थे, उन्होंने भी एक किताब के बारे में क्या लिखा, मैं कोट कर रहा हूं, मैं अपने शब्दों में नहीं बोल रहा हूं, मैं एक कोट कर रहा हूं किताब का। वो कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि से यह एक गटर इंस्पेक्टर का, नाली इंस्पेक्टर, गटर इंस्पेक्टर का अहवाल है। कैसे शब्दों में बयान करते हैं, मेरी दृष्टि से यह एक नाली इंस्पेक्टर का अहवाल है जिनका उद्देश्य यह दिखाना है कि भारत में कितनी नालियां हैं, यानी गटरें हैं, और ये गटरें, ये नालियां कितनी गंदगी से भरी हुई है। यह ग्रंथ में गंदगी की बू आती है, गंदगी, स्टिंकिंग, वो बोल रहे हैं कि स्टिंकिंग, बदबू, खराब वास, बदबू आ रही है, और उसका विवरण किया गया है। जो मिस मेयो ये स्वीकार करे कि वह भारत में गंदगी देखने आई थी, तो हमें कोई फरियाद नहीं है। गांधी जी ऐसा कहते हैं कि मिस मेयो ये सब गंदगी यहाँ भारत में है, वो सब देखने आई है, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई फरियाद नहीं है। पर हमें दुख यह हो रहा है कि उन्होंने अपने गलत इरादों को, निष्कर्षों को पूरा करने के लिए भारत को गंदा देश चित्रित किया है। ऐसा बयान जो है वो गांधी जी, जो भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने ये मिस मेयो के बारे में लिखा। तो ये काफी यानी कि चर्चास्पद किताब हुई, और ये किताब का रिस्पॉन्ड देने के लिए आप देखोगे तो लाला लजपत राय ने खंडन में अनहैप्पी इंडिया लिखा। दलीप सिंह सौंद नाम के लेखक ने माय मदर इंडिया लिखा। धान गोपाल मुखर्जी है, उन्होंने ए सन ऑफ मदर इंडिया लिखा, ठीक है। और 1957 में हिंदी जो फिल्म जो बनी मदर इंडिया, वो भी मिस मेयो की जो मदर इंडिया जो ग्रंथ थी उसकी प्रतिक्रिया के रूप में वो लिखी गई थी। तो ऐसी जो किताब है, किताब पे आप बान लगा दो या बोल दो कि आपको नहीं पढ़नी चाहिए, यानी कि वो उसका आकलन करो, आप मूल्यांकन करो उसमें क्या लिखा है, बरोबर। तो ठीक है, तो इस तरह से हमें विमर्श करना चाहिए। जो इतिहास लेखन जो हुआ है और इतिहास के गर्भ में ऐसे ऐसे जो ग्रंथ जो लिखे गए हैं कि जिसमें वास्तविकताओं का निरूपण किया है, तो उसको भी हमें पढ़ना चाहिए और सही से आकलन जो है वो करना चाहिए। तो मैं अपनी बात यहाँ पे रखता हूँ। काफी 4:20 टाइम हो गया है, ठीक है, आपका काफी समय ले लिया।
और हमने जो मैं थोड़ा मोटा जानता था वो आपके सामने रखने की कोशिश की है। ऐसा भी नहीं है कि मैं ज़्यादा, आप भी विद्वान लोग हो, आप भी मेरे से भी ज़्यादा जानते हो, आपके पास भी सारा ज्ञान है, नॉलेज है, ठीक है ना? लेकिन ये नॉलेज जो है, वो नॉलेज का उपयोग जो है वो समाज के विकास में होना चाहिए। और एक सोशल हार्मनी, सोशल डेमोक्रेसी की जो बात बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जो की थी, कि सोशल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। वो 1950 में एक बात संसद में रखते हैं और कहते हैं कि हम आज़ाद तो हो गए हैं, हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल गई है, हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हम आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे अभी भी आज़ाद नहीं हुए हैं। और ये जब तक ये असमानता जो है समाज में रहती जाएगी तो समाज में विभेद होगा और विभेद से किसी का कल्याण नहीं होता है। इसलिए हमें अच्छा काम करना है, श्रेष्ठ मनुष्य बनना है और संकीर्णता जो ख्याल जो है, संकुचित जो दायरा जो है, संकुचित जो ख्याल है, उससे ऊपर उठकर हमें एक मनुष्य के तौर पे दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार करना है, जो महाकारुणिक बुद्ध ने बोला था। और महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं कि अपदीपो भव, हमें अपने आप ही प्रकाश बनना है, ठीक है? हमें अपने आप को सुधारना है। अगर हम खुद अच्छे हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमारा आसपास का वातावरण जो है, हमारा परिवार जो है, हमारा परिवेश जो है, वो भी यानी कि प्रसन्न और खुशहाल होगा। तो सभी को खूब खूब साधुवाद। और मुझे इतनी जो तक दी राजेंद्र भाई जानी साहब ने और कोऑर्डिनेटर साहब ने, तो आपको खूब खूब साधुवाद। थैंक यू वेरी मच।